हेलो हेलो हेलो। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। myself Deepak Kumar with PGT from Kishanpur High School. Today we will discuss about exercise 4.3 or 4.4 area of triangle. एरिया ऑफ ट्रायंगल। और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे माइनर एंड कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट। चैप्टर 4 चल रहा है अभी, डिटरमिनेंट्स। इनमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। हम लोग को तो पता है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, तो डिटरमिनेंट फॉर्म में क्या होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए डिटरमिनेंट। ठीक है, इस दोनों टॉपिक के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। आवाज आ रहा है ना बच्चे? ठीक है, पहले आप लोग बताइए एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। मान लीजिए कोई ट्रायंगल दे रहे हैं जिसका कोऑर्डिनेट आपका x1 y1, ये मान लीजिए b है आपका x2 y2, और एक c दे रहे हैं जिसका कोऑर्डिनेट आपको पता है x3 y3। ये तीन बिंदु को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा। इस ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या था? एरिया बराबर क्या था? आप लोग मैट्रिक्स से पढ़ते आए हैं ना क्लास 10 से, कि इसका फॉर्मूला आपका था हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3, x2 इंटू y3 माइनस y1, और फिर x3 इंटू y1 माइनस y2। हाँ, ये आप लोग मैट्रिक में पढ़ चुके हैं और क्लास 11 में भी था, ये तो हम लोग को सबको पता है। लेकिन डिटरमिनेंट्स चैप्टर में ये जो एक्सप्रेशन, ये जो क्वांटिटी हम लोग लिखे हैं, इसका एक डिटरमिनेंट फॉर्म है। वो क्या होगा? और कुछ नहीं, इस फॉर्म को ऐसे लिखेंगे हम लोग, डिटरमिनेंट साइन लिखना है, जो 3 पॉइंट दिए हैं x1 y1 और एक 1 लिख देंगे, x2 y2 1, x3 y3 1। हाँ, ये जो एक्सप्रेशन है ये भी एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का एक्सप्रेशन है इन डिटरमिनेंट फॉर्म। देखिए, अगर इसको हम एक्सपांड करेंगे अलोंग फर्स्ट रो, ये आ जाएगा, सामने एक हाफ रहेगा ना, सामने एक हाफ रहेगा। तो इसको अगर हम लोग एक्सपांड करेंगे अलोंग फर्स्ट रो, देखिए x1 जब लेंगे ये आपका आ जाएगा y2 माइनस y3। फिर अलोंग फर्स्ट कॉलम अगर एक्सपांड करेंगे, जब x2 का लेंगे तो आपका आएगा y1 माइनस y3, और x2 के लिए माइनस एक आएगा, तो माइनस माइनस थोड़ा सा कॉमन ले लीजिएगा, तो x2 इंटू y3 माइनस y1 हो जाएगा, और x3 के लिए पॉजिटिव होता है y1 माइनस y2। ठीक है, ये तो आसान है, बस क्या है, पॉइंट बिठा देना है, x1 y1, x2 y2, x3 y3, और थर्ड कॉलम में 1 1 1 बिठा देना है। ठीक है, तो ये इस चैप्टर में आप लोग को 3 चीज
याद रखना होगा, तो थोड़ा सा नोट कर लीजिए। पहले आपका हो गया डेल बराबर हाफ इंटू x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। दूसरा कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, आपको 3 पॉइंट देंगे, 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे कब, ये कंडीशन आपको कब किस कंडीशन के ऊपर कोलिनियर होंगे, मतलब मान लीजिए आपको 3 पॉइंट दे रहे हैं, ये जो 3 पॉइंट आपको दिए है ए x1 y1, b x2 y2, c x3 y3, 3 पॉइंट दिए हैं। ये जो तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर, एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, इसके ऊपर अवस्थित है, इसका कंडीशन क्या होगा। देखिए एक त्रिभुज सोचिए, अगर त्रिभुज इस टाइप का होता है, ए बी सी, मान लीजिए बी इनके थोड़ा ऊपर है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं है, तो एक त्रिभुज बनेगा, इसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं फॉर्मूला से। और भी छोटा कीजिए त्रिभुज को, क्षेत्रफल थोड़े छोटे हो जाएंगे, इसका आपका ये जो परिमाप है थोड़ा कम होगा क्षेत्रफल, और जब ये इसके ऊपर आ जाएगा तब हम लोग जो त्रिभुज बनाएंगे उसका क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। यानी 3 बिंदु से एक त्रिभुज बनता है, अगर तीनों बिंदु एक ही लाइन में आएगा तो ये काल्पनिक त्रिभुज बनेगा जिसका क्षेत्रफल 0 है, वेनिश कर जाएगा। तो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी क्या है, बस एरिया बराबर 0 दिखाना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 0, यानी कंडीशन आपका हो जाएगा दिस बराबर 0, कंडीशन हो जाएगा x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 बराबर 0। ये आपका हो गया कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। ये तीनों पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर इफ ABC आर कोलिनियर इफ दिस, ये आपका कंडीशन बन गया। कहां से आया, ट्रायंगल का एरिया बराबर 0, यहाँ हाफ यहाँ बाहर रखे ना रखे कोई दिक्कत नहीं, हाफ तो ऐसे नॉन जीरो है, उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो ये आपका कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी हो गया, कोलिनियरिटी, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, यानी तीनों बिंदु एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर है उसका कंडीशन। और एक सवाल और एक फॉर्मूला याद कर लीजिए इसी के आधार पर, 3 नोट करते जाइए इसको। इसके ऊपर और एक सवाल नोट आपको याद रखना होगा कि 11 में था, किसी 2 पॉइंट दिए है, उसका इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन joining the 2 points। एक पॉइंट आपको दे रहे हैं मान लीजिए x1 y1, और एक पॉइंट दे रहे हैं x2 y2। ये डिटरमिनेट फॉर्म में कैसे हम लोग जल्दी निकाल सकते हैं। जियोमेट्रिक 2 डायमेंशन जियोमेट्री में भी था ये, 2 पॉइंट का, 2 पॉइंट दिए हैं, 2 पॉइंट अगर आपको देंगे तो उसमें से
उन दोनों को जोड़िएगा तो एक ही स्ट्रेट लाइन होगा, यूनिक स्ट्रेट लाइन। उस स्ट्रेट लाइन का मान लीजिए ए और बी है आपका, तो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फॉर्मूला क्या था, किसी को याद x2 है? minus x1 plus y2 minus y1। 11 में था ना, क्या था बोलिए? x2 minus x1 plus y2 minus y1 नहीं, का अंडर रूट। ऐसा नहीं था। इक्वेशन का फॉर्मूला आपका याद करिए, x माइनस एक्स वन बटा y2 माइनस y1 बराबर y माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। यानी इस फॉर्म में था y इक्वल टू mx प्लस c, y इक्वल टू y माइनस y1 बाय क्या होगा y2 माइनस y1 बराबर x माइनस x1 बाय x2 माइनस x1। इस टाइप का था, याद करिए, ज्योमेट्री में था ऐसे। इस फॉर्म में सब कोई इस फॉर्म में याद किए है, कोई इस फॉर्म में भी याद कर सकते हैं, y माइनस y1 बराबर mx, यानी y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, दोनों सेम है। या तो इस फॉर्म में आप लोग याद किए होंगे, या इस फॉर्म में 11th में था, दो पॉइंट के, अगर दो पॉइंट दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इस फॉर्म में है। जब आप लोग जियोमेट्री से एक सवाल करेंगे तो इस फॉर्म में डाल के करना है। अब जब डिटरमिनेंट में आ रहे हैं, इसका और एक फॉर्म है, कौन सा कंडीशन लगाएंगे? मान लीजिए इसके ऊपर, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर, स्ट्रेट लाइन यानी क्या है, दोनों तरफ बढ़ते जाएंगे, बीच में भी ले सकते हैं, बाहर भी ले सकते हैं। स्ट्रेट लाइन यानी दोनों तरफ एंडलेस है, हाँ, कहीं खत्म नहीं हो रहा है, दोनों तरफ बढ़ाते जाइएगा। तो मान लीजिए यहाँ हम लोग मानते हैं P, इस पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट आपका है XY, बीच में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम बाहर लिए हैं इसीलिए, अब बीच में भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अब मान लीजिए इसका आप छोड़िए, बीच में ही ले लीजिए, कोई दिक्कत। P आपका XY, तो XY वेरिएबल है, x1 y1 x2 y2 आपको कांस्टेंट टर्म है, xy वेरिएबल टर्म है। तो इन तीनों के बीच अगर कोई कंडीशन हम लोग निकालेंगे तो अगर बन जाएगा तो इक्वेशन बन जाएगा स्ट्रेट लाइन का। अभी हम लोग क्या पढ़े हैं कि तीनों पॉइंट कोलिनियर कब होगा, इसका अगर डिटरमिनेंट वैल्यू बराबर 0 होंगे तो कोलिनियर होगा। तो वही कंडीशन लगाएंगे, इक्वेशन क्या होगा, एक पॉइंट मान लीजिए x y1 x1 y1 1 x2 y2 1, इन तीनों को 0 कर दीजिए, ये आपका बन जाएगा इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। इसको जब एक्सपांड करेंगे उसके अंदर xy रहेगा, xy रहेगा मतलब इक्वेशन है, दो वेरिएबल का इक्वेशन है, जहां एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है, तो दो वेरिएबल का इक्वेशन यानी आपका वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बन गया, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द टू पॉइंट्स x1 y1 x2 y2। यानी इसमें क्या कीजिएगा, दो पॉइंट दिया हुआ है और एक पॉइंट याद कर लीजिए xy, तो तीनों पॉइंट है, तीनों पॉइंट को मिला के अगर हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल का एरिया बराबर 0 हो जाता है, क्योंकि ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, काल्पनिक ट्रायंगल बनेगा, इसका वैल्यू 0 है, मतलब बढ़ते बढ़ते खत्म हो गया, फिनिश हो गया, बस इजी है। तो इसको एक्सपांड करिएगा ना, तो ये क्या आएगा, x इंटू y1 माइनस y2 y इंटू समथिंग और कॉन्स्टेंट टर्म, तो एक्स वाई करके एक इक्वेशन आएगा जो आपका हो जाएगा इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। बस इस चैप्टर में इस तीन चीजें आप लोगों को जानना है, ठीक है। तो एक्सरसाइज में आ जाते हैं। एक्सरसाइज 4.3,
पहला सवाल क्या है, 3 सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 में कि तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिए है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब 3 पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको दिए होंगे, उनका एरिया निकालना है, बस क्या है फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 एक बना दे रहे हैं, बाकी 2 आप लोग बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पॉइंट कौन सा दिया है, 1 0 6 0 एंड 4 3, तीनों पॉइंट है। अगर ये तीनों नॉन कोलिनियर है तो ट्रायंगल का वैल्यू आएगा। अब एक चीज बताना भूल गए हैं, जो डिटरमिनेंट वैल्यू निकलेगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि एरिया है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। हम लोग आप जब आंसर लिखेंगे तो पॉजिटिव ही लिखेंगे, क्योंकि एरिया परिमाप है, तो हम लोग पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट ही लेंगे। तीनों बिंदु दिए हैं, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल, सॉल्यूशन में क्या होगा, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल बराबर, फॉर्मूला लिखना है हाफ ऑफ, एक बार फॉर्मूला लिख लीजिए, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। एक बार लिख देंगे फॉर्मूला तो याद रहेगा। तो यानी ये आपका, ये पॉइंट आपका x1, ये आपका y1, x2 y2, x3 y3, पहला कोऑर्डिनेट हाँ 7.5 स्क्वायर यूनिट्स आया सर, बोलिए। 7.5 आया सर स्क्वायर यूनिट्स। अच्छा कर लिए है, चलिए बढ़िया है। यस। दिखा देते हैं, 1 0 1 6 0 1 4 3 1। एक्सपांड करेंगे, किसके अकॉर्डिंग एक्सपांड करेंगे, वो सबसे हम बताए थे, जिस रो या कॉलम में सबसे ज्यादा जीरो रहेंगे उसके अकॉर्डिंग एक्सपांड करिएगा, जल्दी आ जाएगा आंसर। तो यहाँ देखिए सेकंड कॉलम में जीरो सबसे ज्यादा है, तो एक्सपांड करेंगे एक्सपांड अलोंग सेकंड कॉलम, तो एक लाइन में आ जाएगा। ये आपका सेकंड पोजीशन है, यहाँ पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ नेगेटिव, तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो ये आपका हो जाएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव -1 आएगा इंटू 3 और सी होगा, तो इन दोनों को डिलीट कर दीजिए, आपका आएगा 1 -4 1 1 6 1, ठीक है, 1 1 6 1, यानी -3/2 और ये आपका आएगा 1 -6, यानी यह -5 है, गुना करिएगा तो -5 -3 यानी +15/2, यानी जो अभी बोल रहे थे 7.5, इसका आंसर सही है, लिख दीजिएगा स्क्वायर यूनिट, या 15/2 भी रख सकते हैं स्क्वायर यूनिट। अलोंग फर्स्ट रो भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं, और ये करेंगे तो एक स्टेप 2 स्टेप थोड़ा कम होगा, जिसमें आपका जल्दी रिजल्ट आएगा। रेस्ट 2 क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे घर में, देखिए कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, so that the points आपका पॉइंट्स दिए है a b plus c, b c plus a and आपका c a plus b are कोलिनियर। अब हम लोगों को सिद्ध करना है कि ये तीनों बिंदु कोलिनियर है, यानी एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल ऑफ एबीसी का एरिया निकालेंगे, एरिया अगर 0 होगा तो एबीसी आर कोलिनियर,
तीन बिंदु आप लोगों को दिए दिए गए हैं, तो तीन बिंदु में अगर मिला के एक ट्रायंगल बनेगा और उसका एरिया अगर 0 होगा, वही तो कंडीशन है कोलिनियरिटी का। सेकंड कंडीशन हम बताए थे आपका सेकंड नोट में ना, कि कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी यानी तीन बिंदु एक स्ट्रेट लाइन में होगा अगर एरिया बराबर 0 होंगे, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो हम लोग सॉल्यूशन में क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर फॉर्मूला आपका है हाफ, क्या तो तीन बिंदु बिठा देना है, ए बी प्लस सी 1, बी सी प्लस ए 1, सी ए प्लस बी 1। अब देखिए एक्सपांड नहीं करेंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग क्या करना है, हम लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का जो प्रॉपर्टीज थे उसको यूज करेंगे। तभी देखिएगा एक्सपांड करेंगे तब भी 0 आएगा, लेकिन उतना क्यों हम लोगों को एक कैलकुलेशन करना है, इससे अच्छा प्रॉपर्टी यूज करिए। प्रॉपर्टीज में क्या यूज करेंगे, ये तो एक कॉलम 1 1 है और एक कॉलम को अगर हम लोग 1 1 बना देंगे तो वैनिश 0 हो जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे, यूजिंग क्या, अप्लाइंग C1 का बना रहे हैं, देखिए C1 बना रहे हैं, C1 बराबर या C1 टेंस टू C1 प्लस C2, दोनों को जोड़ दीजिए। इसको अप्लाई करेंगे तो डेल वैल्यू, इनका वैल्यू चेंज नहीं होता है, तो अप्लाई कर रहे हैं, C1 नया C1 बन रहा है, दोनों को जोड़ दीजिए। आप इनको जोड़िएगा तो a प्लस बी प्लस सी, फिर b प्लस सी 1, a प्लस बी प्लस सी, b प्लस ए 1, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी 1। अब a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लीजिएगा फैक्टर, फर्स्ट कॉलम से कॉमन फैक्टर लेंगे तो 1 1 1 b प्लस सी, c प्लस ए प्लस बी और 1 1 1, इनका वैल्यू हो जाता है 0, क्योंकि फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम आइडेंटिकल है, यानी वैल्यू 0। पहले अप्लाई की है ये वाला, फिर फैक्टर निकाले और इनका वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल है। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, क्योंकि C1 C3 आर आइडेंटिकल, प्रॉपर्टी लग जाएगा। दोनों रो या दोनों कॉलम आइडेंटिकल है तो वैनिश, और एरिया वैनिश करेगा तो एबीसी आर कोलिनियर, देयरफॉर दिस इंप्लाई क्या होगा, पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर, प्रूव हो गया। कोई बच्चे आप एक्सपांड करके भी दिखा सकते हैं, ऐसा नहीं है, थोड़ा लंबा जाएगा, कैलकुलेशन करना होगा, नहीं तो इस यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट इससे भी आप लोग 0 दिखा सकते हैं, गलत कुछ नहीं है। इसे कहते हैं इम्प्लाई साइन, अगर 0 है तो इम्प्लाई करता है एबीसी आर कोलिनियर। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दो क्वेश्चन है, एक बता दे रहे हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट and vertices are
इसका वर्टिसेस दिए है, वर्टिसेस आर के 0 पहला क्वेश्चन के लिए के 0 4 0 0 2। इस क्वेश्चन में क्या होगा, के का 2 वैल्यू आएगा क्योंकि यहाँ आपका ट्रायंगल का एरिया 4 बोले हैं, 4 स्क्वायर यूनिट, 4 स्क्वायर यूनिट यानी आपको 4 भी मानना होगा, -4 भी मानना होगा। यहाँ कोई कोई बच्चे गलत कर देते हैं। जब एरिया बता देंगे, हम बताए थे एरिया पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, हम लोग पॉजिटिव मानेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे मतलब इसका माइनस प्लस माइनस को दोनों ही लेंगे। इस सवाल में कैसे आंसर इसका सॉल्यूशन होगा, देखिए 4 है स्क्वायर यूनिट, तो गिवन क्या है, गिवन फॉर्मूला है हाफ x1 y1 1, इसको x1 y1 मान लीजिए, तो k 0 1 4 0 1 0 2 1 गिवन, ये आपको दिए है +-4 +-4। अब एक्सपांड करिए, आप लोग बोलेंगे कि सर बार बार ये सेकंड रो से एक्सपांड कर रहे हैं, फर्स्ट रो से भी करिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे फर्स्ट रो से हम इस बार देखिए कर रहे हैं, फर्स्ट रो से एक्सपांड करेंगे तो क्या होगा, हाफ आपको उधर ले जाइए, ये आपका हो जाएगा +-8 सिंपल। के जब करेंगे तो क्या होगा, के इंटू 0 - 2, ठीक है। फिर -0 इंटू समथिंग निकालना जरूरी नहीं है, 0 के साथ जो भी गुणा करिएगा 0 होगा। फिर +1 इंटू 1 जब कीजिएगा, इन दोनों को गुणा करना है तो 8 - 0 बराबर 2 को 3 से गुणा करिएगा तो +-8, तो आपका ये हो गया -2 के -0 +8 बराबर +-8, ठीक है। तो ये इधर है +-8 है, तो एक बार क्या कीजिएगा, एक बार +8 लेंगे, एक बार -8 लेंगे, तो दो केस बनेगा यहाँ। कैसे बनाएंगे, दो हिस्सों में बांट देंगे, एक बार -2 के +8 बराबर 8 और एक बार -2 के +8 बराबर -8, ठीक है। यहां से देखिए बनेगा -2 के बराबर 0 यानी के बराबर 0, यहाँ बनेगा -2 के बराबर -16, माइनस माइनस कैंसिल, के बराबर 8, तो आपका आंसर आ गया, देयरफॉर के बराबर 0 हो सकता है या 8 हो सकता है, देख लीजिए। तो यहाँ दो वैल्यू निकलेंगे 0 और 8, तो ये कंडीशन आपको जरूर लिखना है प्लस माइनस, ठीक है। कोई बच्चे प्लस करके छोड़ देते हैं तो नंबर घट सकता है, आधा नंबर हो जाएगा क्योंकि कंप्लीट रिजल्ट नहीं आएगा, आंसर कंप्लीट नहीं होगा।
क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग। क्वेश्चन नंबर 4 का एक ज्वाइनिंग, 2 पॉइंट दिए हैं 1 2 एंड 3 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट लिखा है क्वेश्चन में। यूजिंग डिटर्मिनेंट नहीं तो आप लोग 11th के रिजल्ट से बना देंगे, फॉर्मूला से, ज्योमेट्री का फॉर्मूला से। इसलिए डिटर्मिनेंट का अगर सवाल है तो डिटर्मिनेंट बोल देंगे यूजिंग डिटर्मिनेंट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग दिस यूजिंग डिटर्मिनेंट। 2 पॉइंट है, उनका इक्वेशन निकालना है। तो है सॉल्यूशन कैसे करेंगे? एक लाइन, फॉर्मूला तो आपको बताए थे। तो एक पॉइंट मान लीजिए, वेरिएबल पॉइंट, लेट P XY be a variable point on the line। ये नहीं लिखेंगे तभी दिक्कत नहीं है। therefore इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होगा? therefore इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, फॉर्मूला है x y 1 1 2 1 3 6 1। एरिया 0 होता है, यही फॉर्मूला है। xy 1 xy पॉइंट 1 2 पॉइंट 3 6 पॉइंट और थर्ड वाला कलम 1 है। बस इसको एक्सपांड करना है अलोंग फर्स्ट रो। एक्सपांडिंग along first row we get x। जब इसको गुना करिएगा तो क्या होगा? ये दो डिटर्मिनेंट x, लाइन लिख देते हैं, x इंटू 2 1 6 1, फिर माइनस आता है, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, y इंटू 1 1 3 1, फिर प्लस होगा 1 इंटू 1 2 3 6 बराबर 0। x इंटू कुछ नहीं है, मतलब इंटू है, x इंटू वाई इंटू दिस। ये आपका इक्वेशन हो गया। बस थोड़ा सा सिंपलीफाई कर देना है। सिंपलीफाई करिए, इनको गुना करिए 2 - 6, तो ये आपका हो जाएगा x इंटू 2 - 6 माइनस वाई इंटू 1 - 3, फिर प्लस 1 इंटू 6 - 6 6 - 6 बराबर 0। यानी आपका हो गया -4y -2 प्लस -4x प्लस 2y प्लस 0 इक्वल टू 0। यानी यही है आपका -4x, ऐसा लिख सकते हैं 2y बराबर, उधर जाइएगा 4x, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, y बराबर 2x, which is the required equation। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, सेम एज क्वेश्चन नंबर 3। के का वैल्यू निकालना है, ट्रायंगल 35 दिया है, बना लीजिएगा। अब एक्सरसाइज 4.5 में आ जाते हैं, अगला चैप्टर में। जो और एक टॉपिक बोले थे हम लोग,
minors and cofactor. माइनर्स क्या होता है, किसी एलिमेंट का माइनर्स क्या होता है? तो डेफिनेशन क्या है? माइनर्स ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे, मान लीजिए कोई एलिमेंट ए आई जे, क्या होगा? वो ऑब्टेन करेगा, जो ऑब्टेन माइनर्स ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए आई जे, एलिमेंट और ए आई जे कैसे आएगा ना, अगर ith रो और jth कॉलम को डिलीट कर देंगे तब जो डिटर्मिनेंट बनेगा वही हो जाएगा माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे। तो माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ ए डिटर्मिनेंट किसी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट के माइनर क्या होगा? ए आई जे ऑफ एन डिटर्मिनेंट ए आई जे इज ए डिटर्मिनेंट, वो भी एक डिटर्मिनेंट होता है, इज ए डिटर्मिनेंट obtained by deleting ith row and jth column, ith row and jth column। समझिए क्या है? जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं, देखिए, एक मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डिटर्मिनेंट के लिए तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी था। तो डिटर्मिनेंट में किसी ए आई जे एलिमेंट, यानी मान लीजिए यहाँ आपका ये वाला एलिमेंट बोल रहे हैं, एलिमेंट का कोऑर्डिनेशन क्या था? A11 A21 A22। तो A22 का माइनर, इसे हम लोग कैपिटल M22 से डिनोट करेंगे, इनका माइनर इस एलिमेंट का यानी 5 का माइनर क्या होगा? 5 मतलब A22 सेकेंड रो के पोजीशन क्या है? A11 A12 A13 A21 A22 A23। तो इसका जनरल फॉर्म क्या था? A22। तो इनका माइनर M22 बोलेंगे। कैसे आएगा? ये थर्ड ऑर्डर का माइनर था, डिटर्मिनेंट था, एक ऑर्डर घट जाएगा, सेकंड ऑर्डर आ जाएगा। कैसे आएगा? देखिए, सेकंड रो को डिलीट कर देंगे और सेकंड कॉलम को डिलीट कर देंगे, तो नया बनेगा 1 3 7 9। 5 जो एलिमेंट, इसका माइनर क्या होगा? 5 जिस पोजीशन में है उस पोजीशन के रो और कॉलम को डिलीट कर दीजिए, जो नया डिटर्मिनेंट बनेगा वही होगा उसका माइनर। इनका इस डिटर्मिनेंट का पहले ओरिजिनल डिटर्मिनेंट का ऑर्डर अगर 3 है तो एलिमेंट का माइनर होगा ऑर्डर 2 का, 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आएगा, यानी 2/2, एक घट जाएगा। अगर उनके ऑर्डर n होंगे तो माइनर के ऑर्डर कितने होंगे? n-1। और कितने, इस डिटरमिनेंट में कितने माइनर होंगे? जितने एलिमेंट है उतने माइनर होंगे। इसमें 9 गो एलिमेंट है तो इनके 9 माइनर्स होंगे, प्रत्येक एलिमेंट के लिए एक अलग अलग माइनर होगा। 1 के लिए एक अलग माइनर, 2 के लिए माइनर अलग, 3 के लिए अलग माइनर। तो ये माइनर्स होंगे, ये प्रत्येक एलिमेंट के लिए एक एक माइनर होंगे। तो नंबर ऑफ माइनर्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, और माइनर को हम लोग डिनोट कर देंगे एम आई जे, इट इज डिनोटेड बाय एम आई जे अकॉर्डिंगली कॉरस्पॉन्डिंग टू ए आई जे, ये बन जाएगा एम आई जे।
It is generally denoted by MIJ. दूसरा आ जाता है आपका कोफैक्टर्स ऑफ एन एलिमेंट. ये क्या होता है? किसी पॉइंट के कोफैक्टर को हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल AI से. वो होता है कुछ नहीं, माइनर के साथ एक साइन गुना करना होगा फॉर्मूला. कोफैक्टर of an element Aij of a determinant is denoted by, इसको डिनोट करेंगे कैपिटल Aij से, and is defined by डिफाइंड ऐसे करेंगे. देखिए क्या होगा, Aij आपका हो जाएगा, Aij जो वैल्यू है वो बन जाएगा -1 होल टू दी पावर i+j. ये साइन के लिए पॉजिटिव की नेगेटिव है, -1 होल टू दी पावर i+j इनटू इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो माइनर थे Mij. तो ये आपका हो जाएगा कोफैक्टर का डेफिनेशन. कोफैक्टर क्या होता है? जैसे प्रत्येक एलिमेंट के लिए एक माइनर है, तो प्रत्येक एलिमेंट के लिए कोफैक्टर होंगे. कोफैक्टर क्या होंगे? वही डिटरमिनेंट होंगे, उसके साथ +1 या -1 गुना होगा अकॉर्डिंग टू दिस पोजीशन i+j. i+j अगर इवन नंबर होगा तो पॉजिटिव, i+j अगर ऑड नंबर होंगे तो नेगेटिव. ऑड होंगे तो नेगेटिव और इवन होंगे तो पॉजिटिव. ठीक है, बस ये 2 चीज है आपको जानने के लिए. अब थोड़ा सा एग्जांपल कर लेते हैं, तब और भी क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट. हेलो, हेलो हेलो हेलो. ठीक है, एक्सरसाइज 4.4. क्वेश्चन नंबर 1, राइट द माइनर्स. क्वेश्चन नंबर 1 का एक, राइट द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स of elements of the determinant. Two 4 0 2 -4 0 3 2 -4 0 3. देखिए ये जो 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, इनके कितने माइनर होंगे? 4 एलिमेंट है तो 4 माइनर होंगे. तो क्या होगा? द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स आर
पहले तो आप मान देख लीजिए कि क्या क्या एलिमेंट है यार। पहले लिख लीजिए यार A11 क्या है, A11 आपका 2 है, A12 -4 है, A21 0 है, A22 3 है। चार ही एलिमेंट है, A11 A12 A21 A22। यही फॉर्म है ना इसका, A11 A12 A21 A22, यहाँ फॉर्म ये था। तो ये आपका दिए हुआ है। तो द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स आर, दोनों के एक साथ लिख देते हैं, कोफैक्टर्स आर क्या होंगे। माइनर का पहला M11 क्या था, डिटर्मिनेंट था, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दीजिए तो 3 आएगा। 3 का एक ऑर्डर का ये है डिटर्मिनेंट है, तो ये आपका आ जाएगा 3। तो कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या होगा, A11 बराबर -1 होल टू द पावर 1 + 1 इंटू 3। ये आपका इवन नंबर है, इवन नंबर होंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा तो 3। फिर आएगा आपका M12 यानी डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 यानी 1 और 2, तो आपका आएगा 0। 0 का डिटर्मिनेंट कर रहे हैं, मॉड्यूलस नहीं है, याद रखिएगा, डिटर्मिनेंट 0 होगा। तो कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर होगा A12 का -1 होल टू द पावर 1 + 2 इंटू 0। ये आपका पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। हेलो, रुकिए थोड़ा सा। हेलो हेलो, तो ये पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, 0 के साथ गुना है, मतलब इनका वैल्यू 0 हो जाएगा। अब आपका आता है इनके लिए M21 यानी डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट करिएगा, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग आपका आ जाएगा -4, क्योंकि फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो डिलीट करिएगा तो -4। यहाँ कुछ बच्चे लोग को हो सकता है कि आपको लग रहा है कि ये मॉड वैल्यू है यानी पॉजिटिव 4 हो जाएगा, मतलब +4 हो जाएगा। नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट का ये आपका -4 ही होगा। तो कॉरेस्पॉन्डिंग फैक्टर आपका हो जाएगा A21 यानी -1 होल टू द पावर 2 + 1 इंटू -4। इसमें देखिए 2 1 पोजिशन के लिए ये आपका हो जाएगा 3 यानी ऑड नंबर, तो -1 को 3 बार गुना करना है तो माइनस आ जाएगा, माइनस साइन, और एक माइनस साइन, तो आपका हो जाएगा प्लस साइन यानी 4। M21 अब आता है लास्ट माइनर M22 यानी 2 और 2, 3 के लिए बाकी रहा 2, तो इनका वैल्यू 2 हो जाएगा, और कॉरेस्पॉन्डिंग फैक्टर आ जाएगा कोफैक्टर A22 यानी -1 होल टू द पावर 2 + 2 इंटू 2। ये आपका पॉजिटिव है क्योंकि 4 है इवन नंबर, पॉजिटिव यानी 2। बस हो गया। तो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के माइनर बहुत आसान है, इजी है निकालना। और एक थर्ड ऑर्डर दिखा देते हैं, थर्ड ऑर्डर का माइनस। क्वेश्चन नंबर 2 का 2
find the minors and cofactor. Minors and cofactors of the elements of the determinant. डिटरमिनेंट 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट है 1 0 4 3 5 -1 0 1 2। ये आपका 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट दिए है, इनके माइनर्स और कोफैक्टर को ज्ञात करना है। फाइंड राइट द माइनर्स एंड कोफैक्टर। कितने एलिमेंट है? 3 ऑर्डर का है, यानी 3 गुना 3 यानी 9 गो एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9। तो नंबर ऑफ माइनर्स कितने होंगे? 9 होंगे, और नंबर ऑफ कोफैक्टर भी 9 होंगे। तो यहाँ पहले क्या लिख लेना है? एलिमेंट्स लिख लेना है ना। A11 कितना है? A11 1, A12 0, A13 4, फिर A21 3, A22 5, A23 -1, A31 0, A32 1, A33 2। Therefore, the minors and cofactors are पहला माइनर कितने होंगे? 9 को। पहला माइनर M11 यानी क्या बोले थे? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना है। जो डिटरमिनेंट रहेगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो डिलीट कर दिए। क्या रहा? 5 -1 1 2। अब इसका एक्सपांड क्या था? पहले इनको गुना करना है, फिर -10 यानी 10 -1 यानी 10 + 1 यानी आपका हो गया है 10 + 1 यानी 11। कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या होगा? A11 और -1 होल टू द पावर 1 + 1 इंटू 11, यानी आपका यहाँ -1 का पॉजिटिव होगा तो 11 ही होगा। दूसरा M12 यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करना है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 के लिए हो रहा है ना M12। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम यानी 3 - 1 0, 3 -1 0 2। इनका वैल्यू क्या होगा? 6 - 0 यानी 6। कॉरस्पॉन्डिंग माइनस हो जाएगा A12 यानी -1 होल टू दी पावर 1 + 2 गुना 6। देखिए इनका आपका हो रहा है ऑड नंबर यानी नेगेटिव आएगा तो -6। हम 2 को बना दिए हैं। इसी तरह बाकी आप लोगों को माइनर्स और कोफैक्टर बनाना है। ठीक है, बना लीजिएगा सब। राइट ऑल द माइनर्स एंड कोफैक्टर। बस फॉर्मूला लिखना है। माइनर्स के लिए ये डिलीट करके डिटरमिनेंट, और कोफैक्टर के लिए -1 होल टू द पावर I + j इंटू कॉरस्पॉन्डिंग माइनर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्लास बायोलॉजी सर के होंगे। टाइम हो गया है। चलिए बस ये 2 चैप्टर आज खत्म हो गया है, 4.3 और 4.4। बाकी जितने रेस्ट क्वेश्चन बच गया है वो आप लोग घर में सॉल्व कीजिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।